हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा कोचिंग क्लासेस। स्टूडेंट, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अभी हाल ही में यूकेपीएससी ने जेई का इंटरव्यू कंडक्ट कराया है, जो कि सबसे पहली ब्रांच थी एग्रीकल्चर, उसके लिए कंडक्ट हुआ है ये। तो मेरा इंटरव्यू था और मैं दे करके आया हूँ। मैं कैसे पहुंचा, क्या क्वेश्चन हुए, क्या क्या फॉर्म फिल हुआ, डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग आपके क्वेश्चन आ रहे होंगे मन में कि भाई ईडब्ल्यूएस के रिगार्डिंग या कास्ट सर्टिफिकेट डोमिसाइल हो गया, या आपके कोई नेम में एरर है, या फिर नाम में भिन्नता टाइप से कुछ है, या फिर आपका कोई डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है, आपने फॉर्म भरने के बाद करवाया, या फिर वो सारी चीजें ए टू जेड आपकी देखी जा रही हैं, है ना। और प्लस आपके मन में क्वेश्चन भी आ रहे होंगे कि भाई ये चीजें हैं, आप इनका क्लियर करो। तो देखो, सबसे पहले तो मैं सभी से ये बोलना चाहूँगा कि आज 31 है और कल को 2023 लग जाएगा, तो नए साल की सभी को बधाइयाँ। और किस तरीके से इंटरव्यू हो रहा है ये, और ये जेई के स्टूडेंट्स हो या एई के स्टूडेंट्स हो, या फिर आगे चल करके आपके लोअर के होंगे, लोअर पीसीएस के रिजल्ट आने वाला, उसके बाद इंटरव्यू शुरू हो जाएंगे, उसके बाद अपर पीसीएस का मेंस, उसके बाद उसके इंटरव्यू। तो मतलब आपको सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी स्टेप बाय स्टेप, एफआरओ के भी होने वाले हैं। तो आप सभी को बड़ी हेल्प होगी कि भाई इंटरव्यू अब जो पैनल है वो किस तरीके से, क्या चीजें कैसे क्या हो रहा है। मैं जो मेरा बताने का पर्पस रहेगा वो केवल इंजीनियरिंग लाइन को लेकर के ही है फिलहाल। मैं अपर और लोअर पीसीएस पर नहीं जा रहा हूँ। हाँ, उनको अगर हेल्प मिले इस इंटरव्यू से, या मान लिया इस मेरे कन्वर्सेशन से, तो हो सकता है उनकी हेल्प हो जाएगी। किस टाइप से पैनल आ रहा है और किस तरीके से आपका जो भी लोक सेवा आयोग हरिद्वार में पहुंचना, प्लस वहां पर किस तरीके से माहौल है, और कितना ज़्यादा आप कंफर्टेबल जोन में रह करके मतलब अपने इंटरव्यू को अच्छा कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। तो मुझे लगा, क्योंकि मेरे साथ मैं अपने इंटरव्यू के बारे में बताऊंगा कि मैं गया कैसे, सारी चीज़ें आपके साथ। तो देखिए, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताऊंगा आपको। सबसे पहले तो ये कि देखिए, आप अगर आपका इंटरव्यू हरिद्वार में है, आप अगर हरिद्वार के रहने वाले हैं तब तो ठीक है। लेकिन अगर आप इधर, जैसे मैं काशीपुर से था, तो काशीपुर से गया था मैं, कुछ हल्द्वानी से होंगे, कुछ रुद्रपुर से, कुछ रामनगर, कुछ चमोली, कुछ चंपावत, कोई उत्तरकाशी, कोई रुद्रप्रयाग, कोई पौड़ी, कोई गढ़वाल, इस टाइप जगह जगह से होंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि आप उस लोकेशन पर एक दिन पहले पहुंच जाएं। जैसे आपका, जैसे सपोज हमारा इंटरव्यू 21 को था, तो मैं 20 को ही मॉर्निंग पहुंच गया था, और फिर मैंने आराम से रिलैक्स होकर के फिर मैं 21 को रेडी होकर के निकला था। तो सबसे पहले तो देखो भाई, एक चीज है कि आप अगर वहां आपका कोई रिलेटिव है या कोई आपका फ्रेंड है तब तो ठीक है। लेकिन अगर आप वहां रूम ले रहे हो, तो एक सबसे पहली बात तो वो एक धार्मिक स्थल है, और वहां पर होटल्स बुक रहते हैं, प्लस बुक के साथ साथ वहां पर चीटिंग बहुत होती है। चीटिंग कैसी? जैसे कि मैं आपको बता दूं, वो आपके साथ नहीं हो। आप ओयो बुक करो या वहां जाके होटल लो, तो वहां पे आपको बड़े सस्ते सस्ते ऑफर आते हैं सामने, भाई 500 रुपये, 400 रुपये में, 300 रुपये में, 600 रुपये में रूम, इस टाइप से मिलते हैं। तो मैंने ओयो बुक किया था। मैंने जा करके ओयो देखा, जो मैंने बुक किया था वो एक तो रूम, मतलब लोकेशन ठीक थी, लेकिन लोकेशन के बावजूद मैंने जाकर रूम देखे, तो भाई रूमों की जो, क्या कहते हैं, क्या बोलूं, क्या पता नहीं, जो गद्दे थे और प्लस जो शीट कवर थे, वो एकदम बेकार, एकदम क्या ही बोलूं, वो साफ सुथरे नहीं थे, बिल्कुल ही बेकार रूम था वो। तो वहां पर वो मुझे सही नहीं लगा, मैंने कहा हाँ नहीं लूंगा मैं। फिर मेरे साथ वाला एक मेरा फ्रेंड था, तो मैं साथ में उसी के था। तो अब दूसरे रूम में जो जस्ट आसपास ही मैंने देखा, और वहां पर देखने के बाद भी वहां पे चीटिंग किस तरीके से करते हैं। आपको बताएंगे कि हाँ सारी फैसिलिटी देंगे, बाद में कहते हैं कि ये अवेलेबल नहीं है, ये चीज के लिए एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, रजाई लोगे तो 50 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे, ये एक्स्ट्रा लगेगा, वो एक्स्ट्रा लगेगा, रूम बता देंगे 500 का, और वो 200-300 रुपये आपसे और ऊपर से ऐड लेंगे। तो भाई पहले से ही कंफर्म कर लेना, जहाँ जाओ भाई सारी चीजें एक साथ देख लेना कि भाई जो भी आपका सामान है या जो भी चीजें हैं आपके साथ, प्रॉपर तरीके से उसको सही से ध्यान से रखना, क्योंकि वहाँ कुछ नहीं पता वो किस तरीके से करते हैं, क्योंकि वो जो स्टाफ होता है वो भी उनका कुछ नहीं, क्योंकि सारे बेचारे वो काम करने आए होते हैं इधर उधर से, तो कुछ नहीं कर, मतलब वो भी उनका भी ऐसे ही रहता है रोल, कुछ मतलब समझ में नहीं आता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं, यहाँ बिल्कुल मतलब चीटिंग करने बैठे हैं। हो सकता है मेरे साथ ही हुआ हो, ऐसा नहीं कि मैंने एक ही होटल में, दूसरे होटल में देखा, वहां भी मुझे ऐसे ही मिला। तो वहां होता ही होता है, मैक्सिमम करते ही हैं वो। और भाई खाने पीने का देखो, कुछ ऐसा वहां पर, क्योंकि खाना उतना, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि खाना अच्छा नहीं मिलता, लेकिन ठीक सी जगह पर खाना खाना, और अपना
टाइम से पहुंच जाना, ठीक है। मॉर्निंग रिलैक्स होकर के आपको, देखो अगर आप हरिद्वार में हो तो जानते होगे, लेकिन बाहर के हो तो गुरुकुल कांगड़ी मुश्किल से 2-3 किलोमीटर होगा, जो हरिद्वार रेलवे स्टेशन से, ठीक है, या रोडवेज, मतलब रोडवेज और आपका रेलवे स्टेशन आमने सामने ही है, कोई दिक्कत नहीं है। वहां से आपका 2 से 3 किलोमीटर के आसपास होगा, हो सकता है राउंड फिगर में, मतलब थोड़ा सा इधर उधर घूम घाम के जाए तो 3-4 किलोमीटर बैठ जाए, इससे ज्यादा नहीं बैठेगा। तो आपको ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट, 15 से 20 मिनट लगेंगे पहुंचने में। तो आप टाइम से निकल जाएं, पहुंच जाएं, ठीक है। जो गुरुकुल कांगड़ी है, जस्ट उसके लेफ्ट साइड जैसे ही आप करोगे, एक जो रोड है, फ्लाइक रोड के राइट हैंड में फ्लाईओवर है, नीचे की तरफ एक रोड कंस्ट्रक्शन हो रहा है, उसी के साइड में आपको वो उतारेगा, उसका ठीक सामने गुरुकुल कांगड़ी दिखेगा, उसके जस्ट लेफ्ट हैंड पर आपका लोक सेवा आयोग है, सामने गेट दिख जाएगा। गेट के बाहर एक केज टाइप का बना है, उस केज में चेयर पड़ी हुई है 20-25, वहां जाके आपको बैठना है। उसके बाद जिनके पास सेलफोन है, जिनका फर्स्ट मीटिंग में इंटरव्यू होगा, उनको अपने सेलफोन सबमिट करने होंगे। सबमिट करने के बाद अभी आप सोच रहे होंगे मैं क्या बता रहा हूँ, ये सारी बातें क्यों बता रहा हूँ। देखिए, हो सकता है कि ये बातें आपके लिए इतनी बड़ी ना हो, लेकिन आप जब जाएंगे तो आपको, क्योंकि इंसान रहता है यार क्या होगा शुरू से ये एंड तक मुझे थोड़ा जानना है, वो रहता है, क्यूरियसिटी रहती है उस टाइप से। तो देखो आपको मतलब लगेगा नहीं, आप वहाँ पहुंचेंगे, उसमें जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, कि वहाँ पहुंचने से लेकर के इंटरव्यू तक का, और प्लस डॉक्यूमेंट से सारा बता दूंगा A to Z। आप पूरा सुनते रहिए पेशेंस से बस। तो अब जैसे आप पहुंचे तो उसके बाद जो गेट है वो खोल देते हैं 9 बजे, और वहाँ पे आपका बैठने का इंतजाम रहता है, आप बैठ सकते हो। हालांकि छत रहेगी पर हवा हवा आती रहती है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि मान लिया आपको बारिश बारिश से बस वहाँ पर रिलैक्स मिल सकता है। बाकी आराम से बैठ करके अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारी चीज़ें देख लेना, जो है कि प्रॉपर तरीके से। बाहरी जो गेट है, गेट पर ही आपसे गेट कीपर आके कहेगा कि अपने अपने फ़ोन सबमिट कर दो, आपका इंटरव्यू है, वो लिस्ट होगी उनके हाथ में, और वो पहले इनसे बोल देंगे कि अपने फ़ोन सबमिट कर दो फर्स्ट शिफ्ट वाले। तो अपने सेल फोन जो है सबमिट करने पड़ेंगे, उसका कोई चार्ज नहीं होता। सबमिट करेंगे, वो नाम देखेंगे, और उसके बाद टिक करते हुए आगे की तरफ आपको भेज देंगे। जस्ट आप जैसे एंट्री करेंगे मेन गेट से, मुश्किल से 20 to 30 मीटर, 20 से 30 मीटर चलेंगे, राइट हैंड पर ही उनका ऑडिटोरियम टाइप से बना है। उसके अंदर, वो नया बना है अभी हाल फिलहाल में, उसके अंदर आपको बैठाया जाएगा। आराम से बैठने के लिए कंफर्टेबल जोन है, आराम से आप बैठ सकते हो वहां जाकर के। लेफ्ट हैंड साइड में बॉयज बैठते हैं, राइट हैंड साइड में गर्ल्स बैठती हैं, या फिर ऐसा मान लो कि राइट हैंड साइड में वो लोग भी बैठ जाते हैं जिनके अदर के इंटरव्यू होते हैं। जैसे उस दिन वहां पर जियोलॉजी डिपार्टमेंट का, माइनिंग वालों का इंटरव्यू चल रहा था हमारे साथ में, तो वो बैठे थे उस साइड में। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, पार्सलिटी नहीं की, गर्ल्स बॉयज भी एक साथ बैठ सकते हैं, ठीक है। अब जैसे आप बैठ जाते हैं, उसके बाद जो सबसे पहला रोल नंबर होगा उसको बुलाया जाएगा। 20 रुपए की उसकी रसीद काटी जाएगी, वो सॉरी 20 रुपीज वो निकल रहा है मेरे मुंह से, 80 रुपीज की, 80 रुपए की रसीद काटी जाएगी। उस रसीद को काटने के बाद आपका नाम वाम लिखा जाएगा, आपको एक रिसिप्ट दे दी जाएगी, आप उसे लेकर के बैठ जाएंगे। उसके बाद ऐसे ही रोल नंबर वाइज आपके कटते रहेंगे। जिसकी पहले रिसिप्ट कटी थी उसके बाद उसको डॉक्यूमेंट्स लेकर के बुलाया जाएगा। सामने वेरिफिकेशन के लिए आपके सामने ARO बैठे रहेंगे, ठीक है, जो कि आपके लिए जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनको वो क्रॉस चेक करते हैं। अब मेन बात आती है आपके डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड, कि भाई कैसे कैसे चेक होते हैं, क्या चीज़ है सारा। तो देखो भाई, सीक्वेंस लगा लेना जो मैं बता रहा हूँ आपको, उस सीक्वेंस में आपके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, ठीक। सबसे पहले आपको 10th की मार्कशीट, फिर उसके बाद जैसे कि क्या CBSE में एक ही आता है, लेकिन क्या हिंदी मीडियम में एक 10th की मार्कशीट और एक सनत आती है, तो वो दोनों ही रखनी पड़ेंगी। कुछ लोग कहते हैं कि वही वो CBSE में कंबाइंड आता है, लेकिन अपना हिंदी मीडियम में अलग अलग आता है। तो आपको 10th की मार्कशीट, उसके बाद उसकी सनत, ऐसी 12th की मार्कशीट, उसके बाद उसकी सनत, ऐसी फिर जैसे आप अगर डिप्लोमा होल्डर हो तो डिप्लोमा आपका होना चाहिए। डिप्लोमा का सबसे पहले डिप्लोमा सर्टिफिकेट, उसके बाद उसकी मार्कशीट। उसके बाद अगर ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन का जो डिग्री है प्लस उसकी मार्कशीट। फिर उसके बाद डोमिसाइल, डोमिसाइल के बाद कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट के बाद आपका जैसे आपका आधार कार्ड, ठीक। आप बीच में कहोगे क्या चीज, एक चीज मिस हो गई है बीच में। जैसे सीक्वेंस मैंने बताया, फिर से बता रहा हूँ, देखो 10th की मार्कशीट, सनत, 12th की मार्कशीट, सनत, डिप्लोमा, डिप्लोमा के बाद आपका उसकी सेमेस्टर, एक सेम, वो जो एक कंप्लीट आती है ना, जो मार्कशीट होती है, वो नहीं चाहिए। सेमेस्टर के अलग अलग सेमेस्टर की नहीं चाहिए, ऐसा मत सोच लेना। अदर मतलब कि इस सेमेस्टर वो मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सिक्स ऐसे सेमेस्टर की नहीं चाहिए, एक मार्कशीट आती है वो, ठीक। अब ऐसी आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री, उसके बाद उसकी मार्कशीट जो फाइनल की, फाइनल वाली चाहिए होती है,
सारी नहीं चाहिए, ठीक। उसके बाद आपका डोमिसाइल, फिर उसके बाद आपका कास्ट सर्टिफिकेट, उसके बाद आपका एनरोलमेंट जो आपने एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में रजिस्ट्रेशन वाला, वो लास्ट में वो चाहिए। उसके सबसे लास्ट में आधार कार्ड, ठीक है। ये सीक्वेंस है। उसके बाद किसी ने एनसीसी किया है या किसी के पास 1 साल का एक्सपीरियंस है या किसी के पास कुछ है, इस टाइप से लगा देंगे। ऐसे ही एई वालों का सेम आपका यही फॉर्मेट रहेगा। 10th की मार्कशीट, फिर सनत, फिर 12th की सनत, उसके बाद फिर आपका बीटेक की डिग्री, उसके बाद उसकी मार्कशीट, उसके बाद फिर डोमिसाइल, उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, उसके बाद आपका एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में रजिस्ट्रेशन नंबर, प्लस उसके बाद फिर आपका आधार कार्ड, ठीक। और साथ में जो अब ये तो आपका कंप्लीट हो गए। उसके साथ साथ में जैसे किसी के पास कुछ एक्सपीरियंस है या फिर किसी के हायर एजुकेशन है, किसी के पास एमटेक है या पीएचडी है, वो इसी सीक्वेंस में आपको लगाने पड़ेंगे, ठीक है। साथ में 2 फोटोज आपको लगा के ले जाने हैं। उसके बाद 4 फोटोज आपके पास और होने चाहिए। 2 फोटोज आपसे वो एआरओ लेंगे, और पीछे टेबल पे जैसे हम आगे की तरफ मुंह करके बैठे होंगे, जस्ट पीछे सबसे लास्ट में पीछे की तरफ एक बंदा और बैठा होगा जो कि क्रॉस वेरीफाई कर रहा होगा आपकी फाइल को, प्लस उस 2 फोटोज उसको देने होंगे, 2 फोटोज एआरओ को सामने देने होंगे। तो 4 फोटोज अंदर चाहिए और 2 फोटोज आप लगा के लेके जाएंगे, ठीक है, अपने फॉर्म पर, ठीक। ये रहा सीक्वेंस। अब इसी सीक्वेंस में आपके जो एआरओ के पास आपके डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको दिखाने हैं, तो वो देखिए सबसे पहले आपका इसी सीक्वेंस में चेक करता हुआ चला जाएगा। जो चेक लिस्ट है उसके अकॉर्डिंग वो चेक करता हुआ चला जाएगा। उसके साथ इस सीक्वेंस में करेगा। लेकिन इससे पहले एक बात और बता दूं, एप्लीकेशन फॉर्म जो है, एप्लीकेशन फॉर्म कुछ बड़े कंफ्यूजिंग था इस चीज को लेकर के स्टूडेंट्स के अंदर कि भाई एप्लीकेशन फॉर्म कौन सा लेके जाना है। तो कुछ ने तो एप्लीकेशन, हमारे साथ वाले जो थे कि भाई एप्लीकेशन फॉर्म कुछ लोग भूल गए, या फिर वो पुराना वाला ले आए जब वो फॉर्म भरा था स्टार्टिंग में, जब ये वैकेंसी आई थी। तो देखिए वो वाला वो नहीं आएगा एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म आपका वो वाला आएगा जिसमें आपने प्रेफरेंस भरा है। जैसे कि मान लिया हम एग्रीकल्चर के थे तो हमारे में 2 प्रेफरेंस मिले थे हमें, एक माइनर इरिगेशन और दूसरा एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। तो 2 डिपार्टमेंट थे, तो उसमें हम जो प्रेफरेंस जिसमें अभी हमने फिल करा था उसका एक आवेदन फार्म होगा, उसे निकालना है, उसका प्रिंट आउट करवा के आपको रख लेना है। अगर वो आपके पास नहीं भी है तो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, वहां आपको निकाल के दे दिया जाएगा, ठीक है। अगर आप कोई अपना मान लिया फोटोकॉपी कराना भूल गए या कुछ आपके पास है नहीं, ओरिजिनल होना जरूरी है, लेकिन अगर आपके पास आवेदन फॉर्म जो ऑनलाइन फॉर्म है अगर नहीं है, तो वो वहां पर फोटोकॉपी उसकी निकाल दी जाएगी, या वो नहीं भी है तो वो अरेंज करा दिया जाएगा। उसकी प्रॉब्लम नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है, कि फोटोकॉपी नहीं हो रही है, ये नहीं है, मैं वो भूल गया, इसकी कोई दिक्कत नहीं है, वो चीजें हो जाएंगी। डॉक्यूमेंट्स आपके पास प्रॉपर तरीके से होने चाहिए, ठीक है। अब एआरओ जो है वो कम से कम आपकी एक फाइल को 5 से 10 मिनट लगाते हैं, पूरा अच्छे से क्रॉस चेक करते हैं वो एक एक चीज। अब मेन यही पॉइंट होता है कि जो आप एआरओ आपके डॉक्यूमेंट्स चेक कर रहे हैं, उन डॉक्यूमेंट्स में आपके लिए क्या जरूरी है, कि भाई क्या मतलब जो दिमाग में क्वेश्चन आपके घूम रहे होंगे ना, भाई ईडब्ल्यूएस, फाइनेंशियल ईयर, ये कास्ट सर्टिफिकेट बाद में बनवाया था, डोमिसाइल बाद में बनवाया था, ये बाद में बनवाया था, वो बाद में बनवाया था, ये आपके सब दिमाग में चल रहा होगा, ठीक है। अब इस चीज के लिए मैं आपको बताता हूँ। देखो, सबसे पहले अब जो बिल्कुल आपको क्लियरली समझ लेना है, मन में क्वेश्चन होगा कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर के। तो देखिए कास्ट सर्टिफिकेट जब आपका डोमिसाइल के लिए भी होगा में कि भाई ये हमारे क्या जो एआरओ हैं जो चेक करते हैं, वो यही चेक नहीं करते कि आपका ये डॉक्यूमेंट्स कब ये मान लिया ठीक है या नहीं है, या फिर इसमें चीज क्या चीज है। वो चेक करते हैं जो आपने फिल किया था, और प्लस फॉर्म फिल करते टाइम, और प्लस साथ ही में किस समय, जब आप ले करके गए हैं, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी वो फाइल होती है जब आप फॉर्म भर रहे होते हैं। जब आपने फॉर्म भरा होता है तो वो सारी डिटेल उनके पास होती है, और प्लस जो आपने ऑनलाइन फॉर्म बाद में प्रेफरेंस का दिया है वो भी उनके पास में होती है। तो ये आपके दिमाग में नहीं रहना चाहिए कि भाई क्या चीज मतलब कि उसमें कि भाई उनके उन्हें पता नहीं चलेगा मैंने अपना डॉक्यूमेंट्स ये तब उस समय ये लगाया था, अब मैंने ये लगा दिया और ये लगा दिया वो कर दिया। ये होच पोच अगर तुमने कर दिया तो तुम्हारे लिए ये सिरदर्दी बन जाएगा, और कुछ नहीं है। सिंपल सी बात है, वो बैठेगा देखेगा क्रॉस चेक करेगा कि भाई तुमने कब किस डेट में ये बनाया है। अगर वो उस डेट से पहले का आपका बना हुआ है, मान लिया 2021 में फॉर्म आए थे, 2021 से बाद में बनवाया है आपने वो सर्टिफिकेट 2022 में अब जाके बनवाया था, तो वो देखिए वैलिड नहीं होगा। वो आयोग के ऊपर है कि वो आपको रखता है या नहीं रखता है। उसमें कंप्लीटली वो ऐसा कोई हमारे साथ में कोई ऐसा नहीं मिला जिसका डॉक्यूमेंट बात का था। हम 15 स्टूडेंट्स का इंटरव्यू था, 15 में से किसी का भी नहीं साथ में ऐसा नहीं था, लेकिन पूछा था मैंने। तो वो देखिए डिपेंड करेगा आयोग पर
कि वो आपको रखे या ना रखे, क्योंकि उसमें सीधा लिखा था कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं, सारी चीज़ें आप भर रहे हो, फिल कर रहे हो, उसमें सारी चीज़ें मांगी गई थी, वो इस जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है उससे पहले का बना होना चाहिए था। ठीक है, अगर उससे पहले का आपका है तो ठीक है, नहीं है तो आपके लिए भैया ये देखो सरदर्दी हो सकती है। ठीक है, क्योंकि वो आपका बना नहीं था, तो आप उसके लिए भाई कोर्ट केस करो, कुछ भी कर दो, आप हार जाओगे। तो इस चीज़ के लिए मत मतलब मुझसे पूछना भी मत इस बात को कि भाई आपका नहीं बना था, तो भाई देखो अब बाद में बनवा लिया आपने, फॉर्म भरने के बाद में एग्जाम दे दिया सब, उसके बाद नंबर आ गया जी मैंने अब बनवा लिया डॉक्यूमेंट, तो वो आयोग के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो उसको मानता नहीं मानता। आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट और आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इसके लिए भी देखो डोमिसाइल की कोई डेट नहीं होती है, वो एक बार बन गया होता है तो वो कंप्लीट चलता है, उसकी कोई चेंज नहीं कराना पड़ता बार बार। लेकिन कास्ट सर्टिफिकेट अगर ओबीसी का है तो 3 साल में चेंज होता है, हर 3 साल में। लेकिन अगर SC ST का है तो वो लाइफ टाइम के लिए वैलिड होता है। ठीक है, ये बात आपको पता होगी अच्छे से। ईडब्ल्यूएस 1 साल के लिए वैलिड होता है। अब फाइनेंशियल ईयर ये ईयर वो दुनिया वाले बता रहे हैं तो ये भूल जाइए, आपके दिमाग से निकाल दीजिए। ईडब्ल्यूएस अगर आपका जब फॉर्म भरने से पहले आपका बना हुआ था तो वो 1 साल तक वैलिड होना चाहिए, यानी फॉर्म भरने से पहले था और वो आगे तक उसकी वैलिडिटी थी, चाहे 1 महीना और हो। मान लो नवंबर में आपका वो एक्सपायर होना था, लेकिन वो वैकेंसी अक्टूबर में उसकी लास्ट डेट थी, तो वो आपका वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं। फिर नेक्स्ट ईयर का आप उसके साथ बनवा के कंबाइंड लेके चले जाओ। आई मेरी बात समझ में? जैसे 2021 में आया आपका ये भर्ती, लेकिन 2021 में आपका मान लेते हैं कंप्लीट 2021 में वो जनवरी से दिसंबर तक वैलिड हुआ, ठीक। लेकिन 22 में वो एक्सपायर था, तो 22 में आपने नया बनवा लिया, तो वो साथ में नया वाला और जो पुराना वाला था जो आपने लगाया था, दोनों को ही लेके जाना है आपको। ठीक है, अगर आपके पास नया वाला नहीं भी है तो देखिए मुझे इस बात का नहीं पता, फिलहाल आप बनवा के जरूर लेके जाएं जो नया वाला है। अगर आपका एक्सपायर है, पुराना वाला भी लेके जाएं जो वैलिडिटी के साथ था, और प्लस नया वाला भी ले जाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी बिल्कुल भी। जो मैं बता रहा हूँ मेरी बात को ध्यान से समझ लेना, ठीक। अब डॉक्यूमेंट्स, आपका कास्ट बता दिया मैंने, डोमिसाइल बता दिया, ईडब्ल्यूएस बता दिया। अब किसी के किसी डॉक्यूमेंट में कोई चीज गड़बड़ मिलती है तो भाई वहां पर ही उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा, मैं पहले बता देता हूँ। क्योंकि जो आपने फॉर्म भरा था और उसमें कुछ और मिला है, यहाँ कुछ और मिला है, तो आप वहां रिजेक्ट हो जाओगे। हालांकि सबकी मार्कशीट ओरिजिनल है, सब चीज़ ओरिजिनल है, किसी ने कुछ गड़बड़ नहीं की होगी, पर ऐसा होता भी नहीं कि कुछ गड़बड़ किया हो। अब बात आती है कि भाई नाम में डिफरेंस की, फादर नेम, मदर नेम, उसके बाद किसी आपके नेम में कि भाई 10th में कुछ था, 11th में, 12th में मदर का नेम कुछ चेंज हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक उसमें नाम में भिन्नता वाला एक उसमें वो है फॉर्म, उससे आपको भरवाएंगे कि कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ऐसे गड़बड़ी हुई है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, छोटी मोटी बात है, उसमें कोई दिक्कत नहीं लेनी है, मजे रहो, मजे में रहो बस एकदम, ठीक। अब आपका बात आती है कि भाई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गई आपकी, सारी हो गया, अंदर करीब मान के चलिए 10, साढ़े 10 या 11 बजे के आसपास आपका इंटरव्यू शुरू हो जाता है। लेकिन ये कि आपकी डॉक्यूमेंट पहले वेरिफिकेशन होती है, उसके बाद ही अंदर भेजा जाता है। ऐसा नहीं कि आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होते रहेंगे कि जाओ अंदर जाओ, नहीं, सारी चीज़ें हो जाएंगी, उसके बाद आपकी फाइल पीछे की तरफ पहुंचेगी, जो मैं बता रहा था अभी, पीछे की साइड में बैठे होते हैं, वो फाइल आपकी अंदर ले गए जाते हैं। जो आपका रूम है उससे जैसे आप आउट होंगे उससे निकल करके ठीक सामने ही आपके जो गिरधारी जी हैं, सचिव जी जो हैं, उनके रूम के जस्ट बराबर में ही आपका इंटरव्यू होना है। वहाँ पर एक दूसरा छोटा सा ऑडी है, उस ऑडी में आपका इंटरव्यू होना है। वहाँ पैनल सामने बैठा होगा, माइक आपको मिलेगा, एक राउंड टेबल होगी, और उसमें एक साइड में मुझे तो पता नहीं था कि सर चेयरमैन ही होंगे, चेयरमैन थे, और हमारे जो पैनल में थे वो 3 लोग थे। जो चेयरमैन थे उन्होंने मुझसे क्या पूछा, उसके बाद वो जो 3 टीचर थे, प्रोफेसर थे, उन्होंने मुझसे क्या पूछा मैं अभी बताऊंगा आपको। तो ये आपको समझ में आ गया होगा इतना तो। अब कुछ को लग रहे होंगे भाई टॉयलेट, बाथरूम, ये सब चीज़ें कहाँ पर हैं, कैसा माहौल होता है, बड़ा ही टेंशन वाली बात होती होगी। भाई बिल्कुल नहीं, रिलैक्स होकर के जाना, मजे में जाना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। टॉयलेट, बाथरूम वगैरह सब कुछ मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसी वहाँ से अगर किसी को कुछ खाना है या चाय पीनी है, कुछ है, तो सामने कैंटीन है, थोड़ा सा निकल करके आप कहीं जा करके कैंटीन में खा पी सकते हैं। लेकिन अच्छा ये रहेगा कि आप अपना जो भी है खाना पीना, नाश्ता वास्ता जो भी है करके जाएं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और वहाँ भी जा करके आप अगर 5 मिनट चले भी जाते हो कोई दिक्कत नहीं है, पर यह है कि आपका नंबर डीबी के लिए, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आया ना हो, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा ये बात। अब आगे मैं बताता हूँ आपको। भाई इंटरव्यू के लिए जैसे फाइल गई, फाइल में मेरा मिड में था,
दोपहर के 1:30-2 बजे के आसपास मेरा इंटरव्यू शुरू हुआ था, 1:30 से 2 के बीच में, करीब 1:40-1:45 के आसपास टाइम हो रहा होगा। और मैं 2:15 मेरा 25 से 30 मिनट इंटरव्यू चला था। ठीक है, ये एई वाले स्टूडेंट्स भी और जेई वाले स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और क्यों हेल्पफुल होगा मैं भी बताने वाला हूँ। ठीक है, आप जैसे ही मैं अंदर पहुंचा, आप टेंशन जो सबसे ज़्यादा पहले, मतलब क्या ही बोलूँ कि एक शायद पहली बार हुआ होगा हिस्ट्री में ऐसा, क्योंकि मैंने कभी भी ऐसा इंटरव्यू इंजीनियरिंग का नहीं देखा जो पहली बार यहाँ उत्तराखंड में स्टार्ट हुआ इस टाइप से अभी। तो अब ऐसा नहीं कि भाई कि कोई किसी और की कहानी सुना रहा हूँ, मैंने खुद दिया जा करके, तो वो एक्सपीरियंस भी होना मतलब एक अच्छी बात है। अब जैसी एंट्री होती है, एक राउंड टेबल देखता हूँ, सीधे एक सामने चेयरमैन साहब बैठे हैं, उसके बाद 3 प्रोफेसर और बैठे हैं सामने। और मुझे मैं वॉकिंग करते करते ही मैंने उनको विश किया। विश करने के बाद उन्होंने कहा बैठ जाओ, मैं बैठ गया। बैठने के बाद एक, इससे पहले एक बात और बताता हूँ, उससे पहले मैंने एक घोषणा पत्र भरा था। मैंने नहीं भरा था, वो सभी ने भरा था, 15 के 15 स्टूडेंट्स ने। उसमें एक चीज लिखी थी, उसमें ये लिखा हुआ था कि आप मतलब आपका नाम, जैसे कि मेरा नाम ये है और ऐसे ऐसे करके, कि मैं ये करता हूँ कि मैं अंदर अपने बारे में ऐसा अपना अनुक्रमांक और ये कुछ नहीं बताऊंगा और ऐसा कुछ नहीं है, इस टाइप से बताया। तो वो घोषणा पत्र इसलिए था कि अब जो इंटरव्यू हो रहा हूँ, कि हिस्ट्री में क्यों बोल रहा था कि हिस्ट्री में क्यों हुआ ऐसा पहली बार, वो इसीलिए हुआ कि पहली बार ये चीज हुई है कि भाई आपका ना ही नाम पूछा जाएगा, ना ही रोल नंबर पूछा जाएगा, ना ही आप कहाँ के रहने वाले हो, फादर क्या करते हैं, मदर क्या करते हैं, मतलब आपका इंट्रो होना ही नहीं है। ना ही आपसे पर्सनली कुछ पूछा जाएगा, ना ही कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। एक आपको कोड मिलेगा, सीक्रेट कोड। उस सीक्रेट कोड से जानेंगे वो आपको। जैसे ही आप अंदर एंट्री करोगे तो वो सीक्रेट कोड आपको, जहां से आपकी फाइल बन के तैयार होगी, आपकी फाइल पे लिखा होता है वो सीक्रेट कोड। उस सीक्रेट कोड को आप बताओगे, वो चेयरमैन पूछेंगे जाकर के कि आपका नंबर क्या है। तो आप जैसे कि मेरा 418888 ऐसे करके था। ठीक है, तो वो आपसे पूछेंगे, वो वेरीफाई करते हैं कि वो कहते हैं कि ये जो फाइल है आप वही पर्सन हो या फिर आप कोई दूसरे हो, क्योंकि वो नहीं जानते कि इंटरव्यू कौन देने आया है। लेकिन मैं आपको एक बता देता हूँ, जो चेयरमैन बैठे रहते हैं जो आपकी फाइल है उनके पास रहती है, तो आपका बायोडेटा उनके पास जरूर होता है, उनके पास जरूर होता है। तो वो बायोडेटा वो ही आपसे पूछेंगे, वही सारी क्वेश्चन। और अगर वो बोलेंगे तो मतलब एक ऐसा मान के चलो कि अगर उनके मन में है कि इन टीचरों को पता चले जो प्रोफेसर है क्वेश्चन करने वाले हैं, तो वो डिपेंड करेगा। अगर उन्होंने बता दिया तो वो क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग पूछ लेंगे। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, मैं अभी आप कहोगे यार ये क्या मतलब वो है तो खैर, अभी आपको मजा आएगा सुन करके, इंटरेस्टिंग लगेगी कहानी। तो अब मैंने अपना सीक्रेट कोड बताया। सीक्रेट कोड बताने के बाद एंट्री जैसे हुई, एंट्री के बाद चेयरमैन साहब ने कि ठीक है बैठ जाओ। क्या सबसे पहला क्वेश्चन, ना ही इंट्रो को नहीं कुछ, वो तो हमसे पहले से ही उन्होंने साइन करवा लिया था, वो घोषणा पत्र, डिक्लेरेशन फॉर्म जो था, मैंने बताया आपको सभी से फिल करा जाएगा वो। तो मैंने जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि मैंने गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक काशीपुर से ही एग्रीकल्चर से डिप्लोमा, उसके बाद पंतनगर से एग्रीकल्चर से बीटेक, मतलब सेम स्ट्रीम में किया। इस वजह से मुझसे यही क्वेश्चन था कि भाई तुमने डिप्लोमा और बीटेक दोनों ही एग्रीकल्चर से क्यों किया है और इसका स्कोप क्या है। तो पहला क्वेश्चन ये था। तो इस क्वेश्चन का अब मैंने आंसर किया। अब जो किया वो तो मैंने, नॉर्मल सा क्वेश्चन था, नॉर्मल सा आंसर कर दिया। ठीक है, अब मुझे लगा, मैंने कहा काफी फ्रेंडली क्वेश्चन था, अब तो इस टाइप से इंटरव्यू रहेगा, सब कुछ हो जाएगा। उसके बाद उन्होंने क्या बोला, जब मैंने बताया ना आपको कि भाई आपने सेम स्ट्रीम से किया और आपने फिर पंतनगर से ये ऐसे किया, तो जो टीचर फैकल्टी सामने बैठी थी, जैसे कि मैं बता दूं कि अपने उत्तराखंड में आईआईटी रुड़की और पंतनगर जाने माने नाम है। हालांकि एनआईटी का नाम भी इतना नहीं जाना जाता है, ठीक है, जितना पंतनगर और आईआईटी रुड़की का मतलब एक तरीके से फेमस है। तो जैसे ही उन्हें पता चला, अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, जैसे ही उन्हें पता चला, किन्हें, जो प्रोफेसर बैठे थे तीनों, तो मुझसे क्वेश्चन कोई भी नॉर्मली क्वेश्चन नहीं पूछा गया। नॉर्मली क्वेश्चन जैसे कि एक डिप्लोमा लेवल की जो मतलब एक जेई की जॉब है, और उसके लिए जो एलिजिबिलिटी होती है वो आपका डिप्लोमा होती है। ठीक है, तो डिप्लोमा में जो भी हमें पढ़ाया जाता है अप्लाइड में पढ़ाया जाता है।
ऐसा कुछ नहीं कि हम कुछ बना रहे हैं या कुछ ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग मुझसे क्वेश्चन नहीं पूछे गए, क्योंकि जो चेयरमैन साहब थे उन्होंने मेरा नाम हाईलाइट कर दिया था कि ये ऐसे ऐसे स्टूडेंट पंतनगर का है, तो उसके अकॉर्डिंग ही उनको जो सामने पैनल था उन्होंने उस टाइप से मुझसे क्वेश्चन पूछने शुरू किए। अब क्वेश्चन कि मैं पहले तो थोड़ा सा मतलब एक कंफर्ट जोन में चला जाऊं, तो उन्होंने मुझसे नॉर्मली से क्वेश्चन पूछे जो चेयरमैन साहब थे। उसके बाद फिर क्वेश्चन मुझसे इधर मैम बैठी थी फूड की। उसके बाद फिर सर बैठे थे जो इरिगेशन का पूछ रहे थे। उनके बराबर में वो सॉइल के बैठे थे। और वही फिर तो सब कुछ पूछ ले रहे थे। फिर कोई भी कहीं से इरिगेशन, कोई सॉइल, कोई इरिगेशन, कोई ट्यूबवेल, कोई मतलब माइनर इरिगेशन, तो कोई कुछ ऐसे टाइप से पूछने शुरू हो गया उनका। अब जो फूड वाली मैम थी, अब मैं ऐसा नहीं कि मैं बता रहा हूँ कि भाई एई का या फिर आपका मैकेनिकल के हो, इलेक्ट्रिकल के हो, सिविल के हो, जिस भी ब्रांच के हो, कि भाई उस टाइप से। तो देखो वहां पर जो पैनल है, डिप्लोमा वालों को बोल रहा हूँ स्पेशली, और जो डिप्लोमा प्लस बीटेक हैं और जेई की पोस्ट के लिए एलिजिबल थे, उनका नंबर आ चुका है इसमें। तो भाई डिप्लोमा वाले तो देखो, जिन्होंने अब फॉर्म में फिल करते हुए डिप्लोमा, ओनली डिप्लोमा है और डिप्लोमा ही भरा है, उनसे तो कोई दिक्कत नहीं है। वो अपनी डिप्लोमा की बुक्स को अच्छे से करके जाएं। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं भी बताऊंगा तुम्हें। तो मेरे इंटरव्यू में ऐसा क्या हुआ कि मैं इतना मतलब, एक आपका हो गया ना मेरा इंटरव्यू कैसा हुआ, तो मैं आपको पहले वो बात बता दूं थोड़ी सी। देखो, जो मेरा इंटरव्यू हुआ वो एवरेज रहा। एवरेज इसलिए रहा क्योंकि मैंने कुछ इतना ज़्यादा डीप नहीं पढ़ के गया। डीप का मतलब कि बेसिक चीज़ें मैं देख करके गया था, और नॉर्मल सा मतलब एग्रीकल्चर में जितनी सारी चीज़ें होती हैं इंजीनियरिंग में, मैंने जो भी अपना यहाँ डिप्लोमा में सीखा प्लस बीटेक में सीखा, मैंने मुझे उसका थोड़ा 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 सभी आता था। ऐसा नहीं कि मैं बहुत सारा पढ़ के गया था। और क्योंकि मुझे पता था मैं जेई के लिए एलिजिबल हूँ, अब एई में होता तो थोड़ा ऊपर का सोच के जाता। तो मैंने इतना सोचा नहीं, लेकिन मुझसे जो क्वेश्चन पूछे गए वो ए लेवल के क्वेश्चन सारे के सारे पूछे गए थे। कोई भी क्वेश्चन ऐसा बेसिक नहीं पूछा गया था कि जो डिप्लोमा लेवल पर मैंने यहाँ पर अपना मतलब, कुछ क्वेश्चन थे जो कि मैं, हाँ ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही स्टार्टिंग एकदम बेसिक से होती थी, लेकिन उसके बाद वो डीप चले जाते थे। मतलब वो ऐसा नहीं कि मुझसे एक ही चीज पूछ रहे हैं और उसके बाद वो रुक जा रहे हैं और कोई दूसरी चीज इजी पूछ ले रहे हैं। उसके बाद वो उनका काउंटर क्वेश्चन ऐसा होता था कि बच्चे को बिल्कुल बारीकी से वो पढ़ के आया हो जैसे। अब वो एक तरीके से प्रिसीजन टाइप का होता है ना, वो मांग रहे थे वो एक तरीके से। तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी पार्सलिटी लगी मुझे पैनल की, क्योंकि मैं, जो मेरी एलिजिबिलिटी थी वो डिप्लोमा से थी, तो उसके अकॉर्डिंग मुझसे क्वेश्चन ना पूछ करके एई के अकॉर्डिंग मुझसे मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे गए। तो मेरा एवरेज रहा, मैंने कुछ का आंसर दिया, कुछ को मैंने सीधे मना कर दिया। आपको मना भी कैसे करना वो भी मैं थोड़ा आपको बता दूंगा। आप कह रहे हो कि भाई ऐसा क्यों, कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको, मैंने 2016 जेईबी इंटरव्यू दिया है यूपी में, ठीक है। तो अगर कुछ नहीं आता है, हाँ कैसे रिएक्ट करना है, मना करना है या बातें बना देनी है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से। यार हालांकि ये थोड़ा सा इंटरव्यू बड़ा हो जा रहा है, कि मतलब इंटरव्यू क्या, एक तरीके से जो कन्वर्सेशन हमारा बड़ा हो जा रहा है, मैं आपके साथ जो कर रहा हूँ इंटरेक्शन ये। तो देखो, मैंने सारी बातें मतलब क्या ही बोलूं, थोड़ा सा बुरा भी लग रहा है। ये वीडियो थोड़ा लेट इसलिए भी आ रही है कि यार मूड खराब था, और बहुत सारे स्टूडेंट्स का कॉल भी आया कि क्या रहा कैसे रहा, मेरा मन नहीं हुआ था। मैं बता रहा हूँ अब, क्योंकि मैंने कहा चलो यार बनाना सही है, स्टूडेंट्स का फायदा होना चाहिए इसमें, और थोड़ा सा जिनका ए का है, और हो सकता है आगे लोअर और अपर पीसेस वालों को भी हेल्प मिले। तो अ, जो पैनल में जितने भी मेंबर थे उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पहले बेसिक, उसके बाद फिर डीप, फिर डीप, फिर डीप, इस तरीके से, जहां तक जब मैं मना नहीं कर दे रहा था, जब तक वो क्वेश्चनों से मतलब कर दे रहे थे बिल्कुल बुरा हाल। अब आपसे जब कोई क्वेश्चन नहीं आएगा या फिर आप नहीं जवाब दे पाओगे, तो उन एक बार वो आपसे ये भी पूछते हैं कि आपसे हम क्या पूछें ये बताओ, आपके फेवरेट फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, या आप क्या पढ़ के आए हो, इस टाइप से। और आप मजे में एकदम कूल होकर के क्या बोलोगे भाई। जैसे अब हम एग्रीकल्चर वाले थे, तो मैंने बोला फार्म पावर फार्म मशीनरी पूछ लीजिए सर, मतलब वैसे नहीं बोला, पूछ लीजिए क्या पढ़ के आए हो सर, फार्म पावर फार्म मशीनरी। अब जैसे ही बोला गया, बस एक ही क्वेश्चन पूछा, वही फार्म मशीनरी से, कि मोड़ मोड़ प्लाव के बारे में बता दो हमें, बस। उन्होंने बस बताया, उसके बाद उसके क्वेश्चन बताए उन्होंने, मतलब किए क्वेश्चन, उसके आंसर मैं करता गया करता गया करता गया। एक लास्ट क्वेश्चन जहाँ पे मैं अटका, उसके बाद फिर मैंने, मुझे मतलब कंप्लीटली याद नहीं था, तो मैंने गैस किया कि मे बी दिस।
तो ऐसे करके जैसे मैंने गैस किया, गैस के बाद वो बोली चलो ठीक है, वहाँ पे वो रुक गए। उसके बाद फिर जो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट कह लो या फिर जिसे मैं अच्छे से पढ़ के गया था या जो मुझे बहुत अच्छे से आता था, उससे एक क्वेश्चन नहीं पूछा, बस एक ही पूछा, उसके बाद कुछ नहीं पूछा। उसके बाद टोटल जो सब्जेक्ट्स मैंने अपने डिप्लोमा में होते ही नहीं है, वो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एई में मतलब एक तरीके से बीटेक का सिलेबस था, उससे पूछा गया मुझसे। तो अगर एक चीज इससे आप क्या समझ में आ रही हो आपको, कि भाई आपने अगर हायर एजुकेशन फिल किया है, आप डिप्लोमा होल्डर हैं और प्लस आपने बीटेक भी किया है और एमटेक या पीएचडी भी हैं, तो आप ये मान के चलिए आप फंस गए। आप सोचेंगे कि भाई मैंने अब तो मैंने डिप्लोमा भरा था और मैं आगे तो मैं इसमें आगे कुछ नहीं लगाऊंगा, अब जो मुझे मैं स्पीड पोस्ट करना है मैं ऐसे ही भर दूंगा। भाई नहीं कर सकते। जो आपने स्टार्टिंग में फॉर्म फिल किया था ना, उसमें आपके सारी डिटेल जा चुकी है, वो उससे देखते हैं आपको। ठीक है। तो उस डिटेल के अकॉर्डिंग आपका इंटरव्यू होना है। तो आप ये ना सोचें कि आपने एमटेक कर रखा है, पीएचडी कर रखा है, तो आपसे वो क्वेश्चन एई के पूछेंगे। भाई वो जितना हो सकता है, फिर वो जिस जिस भी टीचर की जिसमें कमांड है, मान लिया जो भी वहाँ प्रोफेसर आया हुआ है, ऐसा नहीं है कि वो कि भाई अ, आपका कि ऊपर ऊपर से पूछ लेंगे और हो गया, नहीं। भाई बहुत अच्छे लेवल से वो पूछ रहे हैं क्वेश्चन, और बहुत बढ़िया। पर लेकिन जो डिप्लोमा होल्डर है, उसके लिए एक अच्छी बात ये है कि भाई डिप्लोमा वाला इतना ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जिसने डिप्लोमा भरा है, वो अच्छे से डिप्लोमा का कोर्स पढ़ के जाए। जो भी आप इस इसका सिलेबस आया था उसके अकॉर्डिंग वो पढ़ के चला जाए सारा बेसिक। और ये ना सोचे कि भाई मैं इसमें क्या पढ़ के जाऊं, कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इसमें इंपॉर्टेंट है। कि मान लिया आपके 10 सब्जेक्ट हैं, टोटल डिप्लोमा में आपने 10 पढ़े, मैं तो हो सकता है 20-25 हो, मैं 10 बता रहा हूँ इसी राउंड फिगर में। कि आपने 10 सब्जेक्ट उसमें दिए थे सिलेबस में और आपने वो उनको अच्छे से नहीं पढ़ा है, तो देखो आप ये मत सोच के चलना कि भाई ये छोड़ दूंगा, ये स्किप करूंगा, वो करूंगा। आप बेसिक एटलीस्ट सभी का बेसिक जरूर देख के जाएं, सभी का। डिप्लोमा होल्डर के लिए बता रहा हूँ। और उसका एप्लीकेशन क्या है, फ्यूचर में क्या स्कोप हो सकता है, कैसे इंजीनियरिंग को और अच्छा कर सकते हो, ये चीज़ें आपको जरूर पता होनी चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन यही होगा, भाई ये ब्रांच क्यों ली है, क्या स्कोप है इसका, क्या कर सकते हो। ठीक। उसके बाद फिर आपका कोई भी सब्जेक्ट होगा, मान लिया जो पैनल बैठा है, वो पैनल आपसे यही पूछेगा कि मान लिया आपसे क्वेश्चन जब तक आप रुक ना जाओ या फिर आप बताना ना बंद कर दो, जब तक क्वेश्चन होते रहेंगे आपसे। अब बात आती है कि भाई अगर आंसर नहीं करते हो तो क्या होता है। देखो भाई, जैसे मैंने 2-3 का आंसर दिया, उसके बाद मैं रुक गया, मुझे नहीं आ रहा था, मैंने दो दो बार मना करा। तो उसके बाद मैं, देखो सीधी सिंपल सी बात है कि आपको झूठ नहीं बोलना है यार, या फिर आपको इतना ओवर स्मार्ट बन नहीं दिखाना, सीधे नहीं आता। अगर आपने पढ़ रखा है वो चीज और वो आपको याद नहीं है, तो सीधे से बता दो कि मैम याद नहीं आ रहा है या सर याद नहीं आ रहा है। बस, कि मैम याद नहीं आ रहा है, सर याद नहीं आ रहा है, बात खत्म। वो आपसे नहीं करेंगे कि क्यों नहीं आ रहा है, ये आ रहा है, ये नहीं, बात खत्म। झूठ मत बोलो कि भाई हमें तो हमारे सिलेबस में था ही नहीं, हमने तो पढ़ा ही नहीं, हमें तो किसी ने पढ़ाया ही नहीं, हमारे तो ये था ही नहीं, हमने तो कभी देखा ही नहीं। ये क्वेश्चन आपने कर दिए तो वहीं आपका काम खत्म है। आपको ये नहीं बोलना है। अगर वहाँ आपको नहीं भी अगर जैसे कोई चीज आपको पता नहीं है, तो सीधे से कह दो सर नहीं पता या मैम नहीं पता। आपको कोई चीज नहीं पता, आपने सुना भी नहीं है, तो नहीं पता। कभी भी अपने कॉलेज की बुराई, यूनिवर्सिटी की बुराई, टीचरों की बुराई कभी नहीं करनी है। ठीक है। अब जब आप बीच में आपका हो सकता है जैसे हैंग हो जाएगा माइंड, जैसे कि मेरा हो गया था। जैसे कि 2-3 क्वेश्चन मैंने कंटिन्यू नहीं किए थे आंसर, तो मैं हैंग टाइप का हो गया। मुझे समझ में नहीं आया। चेयरमैन ने फिर मुझे चीयर अप करने के लिए एक तरीके से कि मैं थोड़ा सा कंफर्ट जोन में जाऊं फिर से, अच्छा अच्छा चलो ये बताओ ये बताओ, इस तरीके से उन्होंने किया तो मुझे अच्छा भी लगा। फिर मैंने उन्हें थोड़ा सा 1-2 सेकंड डिले होकर के आंसर किया, तो वो भी सोच रहे थे कि ये हैंग कैसे हो गया क्योंकि मुझसे क्वेश्चन ही उसी लेवल के पूछे जा रहे थे। वो सोच रहे थे कि मतलब मैं मतलब उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी कि मुझसे कि मैं बहुत अच्छे से पढ़ के गया हूँगा। लेकिन मैं सच बताऊँ, मैं ए लेवल से नहीं पढ़ के गया था, डिप्लोमा लेवल से मैं सारी चीज़ें देख के गया था। लेकिन वहाँ मुझसे क्वेश्चन जिस टाइप से पूछे गए, मैंने आपको बताया। कोई ऐसा नहीं है कि आपको रॉकेट साइंस नहीं पूछेंगे, वही सब पूछेंगे, लेकिन यही है कि आप सारी चीज़ें देख के जाएं। लाइटली बिल्कुल ना लें इस इंटरव्यू को। इंटरव्यू बहुत अच्छे से होगा। मार्क्स जिस जो भी आप वहाँ पे अच्छे से आंसर करोगे उसके अकॉर्डिंग ही मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि आप बीटेक हो, पीएचडी हो, आपकी यूनिवर्सिटी का नाम अच्छा है, आप आईआईटीएंस हो या आप कहीं से भी हो, कितने भी बड़े कॉलेज से, कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़े हो, उससे नंबर मिल जाते हैं, नहीं मिलते भाई। वो सीरियसली आपकी नॉलेज चेक करते हैं। अगर आपको नॉलेज है, आप जितने नंबरों के लायक हो, आपको उतने ही नंबर मिलेंगे। सेटिंग बाजी, जुगाड़बाजी, ये सब चीज़ें भूल जाना और काम रहना। और उसके बाद कि कोई भी गलत अप्लाई मत करना पैनल को, कि
वहां पर तुम्हारी ये नहीं कि तुम वहां पर हीरो बनते मतलब मत झाड़ना, ऐसा नहीं कि देखो लुक, लुक अपनी एक बात आती है ड्रेस की, भाई ड्रेस क्या होनी चाहिए, देखो ड्रेस क्या, आप चाहे शर्ट पहन के जाओ, स्वेटर डाल लो, या कोट पैंट पहन के जाओ, या पैंट शर्ट पहन के जाओ, जो मर्जी पहन के जाओ, सिंसियरिटी होनी चाहिए, बटन आपके ऊपर तक बंद होने चाहिए, ऐसा नहीं कि खुले हीरो टाइप के, बटन बंद होने चाहिए। और उसके बाद एक हेयर स्टाइल ठीक सा होना चाहिए, ऐसा नहीं बड़े बाल भी हैं कोई दिक्कत नहीं, मेरे बड़े बाल थे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सही से बना होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद आपका मतलब ये है कि जो ऐसा नहीं कि भैया क्लीन शेव करके जाना, नॉर्मल होनी चाहिए, पर ऐसे गुंडे टाइप के मवाली टाइप के भी ना लगो कि भाई गुंडे बदमाश आ रहा है कोई, है ना। अगर शेव वेव भी रखते हो ठीक है, नॉर्मल सी रखो जो एकदम सिंसियरिटी टाइप से दिखाती हो कि हाँ भाई सही है बंदा, ऐसा नहीं कि। और फॉर्मली ही रहना है वहां पर, आप कुछ नहीं कर सकते हो, आप बैठने का आप कहोगे कि भाई बैठेंगे कैसे ये वो, कुछ नहीं, वहां पे टेबल है, राउंड टेबल है, जैसे बैठोगे आपके नीचे का हिस्सा नहीं दिखता है, आपके जैसे ये टेबल है, जैसे मैं टेबल बैठा हूँ, ये नीचे से आप मुझे देख रहे हो वीडियो में, तो मेरा नीचे का हिस्सा नहीं दिख रहा, मेरा ऊपर का जितना हिस्सा दिख रहा है इतना हिस्सा दिखाई देगा उन्हें बस। तो आप समझ लो आपका ऊपर का ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए, और अगर आप कोई चीज बता रहे हो जैसे हाथों से कि इस तरीके से, या मान लिया ऐसे करके कुछ, मान लिया आपको बताना है कि ब्रिक को ब्रिक इतनी हाइट पर रखना चाहिए, ऐसा रखना चाहिए, ये चीज ये इस तरीके से इसको देखा जाता है, कोई भी चीज आप सर्वे या कुछ भी, या फिर आप किस चीज का बता रहे हो तो आप बता सकते हो हाथों से भी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सही तरीके से, ठीक है ये। हाँ, और आप सबसे पहले तो जैसे यहाँ पहुंचेंगे तो 20-20 करने के बाद आपको बैठ लिया जाएगा, उस बैठा लिया जाएगा, बैठाने के बाद आपसे नॉर्मल क्वेश्चन से शुरू होगा, उसके बाद आपसे टेक्निकली पूछा जाएगा। आप ये दिमाग में बिल्कुल निकाल दें कि भैया उत्तराखंड जी के पूछ ली जाएगी, अगर चेयरमैन साहब पूछ लें आपसे भैया कि भैया बताओ कि केदारनाथ मंदिर किस जिले में आता है, तो इससे खुश मत हो जाना कि भाई मेरा इंटरव्यू तो बहुत बढ़िया गया, केदारनाथ पूछ लिया मुझसे कहाँ है। तो इससे कोई लेना देना नहीं है, वो केवल आप कंफर्ट जोन में रहो इसलिए पूछा जाएगा, वो इसलिए नहीं पूछा जाएगा कि वो है कहाँ, वो तो देखो बेसिक सा क्वेश्चन, अगर आपको नहीं भी आता ना उसका आंसर कोई फर्क नहीं पड़ता, उत्तराखंड जी के नहीं बताना, कुछ नहीं पूछेंगे आपसे इधर उधर का, आपसे टेक्निकल ही पूछा जाएगा, और प्योर टेक्निकल होगा। डिप्लोमा वाला डिप्लोमा वाली बुक्स पढ़ के जाए, और जिसने हायर एजुकेशन भरी है भाई वो बहुत अच्छे से, और जिसने जो भी अगर मान लिया अपने उसमें क्या बोलते हैं, अरे यार अ, भूल गया मैं, चलो याद आएगा तो बता दूंगा कभी। हाँ, तो इस तरीके से आपका इंटरव्यू रहना चाहिए। और कोई भी अगर डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग आपका मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है, मेरा बाद में बना था, ये बना था, देखो उस डेट से पहले का बना है तो वैलिड है, उसके बाद अगर आपका बनता है तो आप रिजेक्ट कर दी जाओगे, सिंपल सी बात है। अगर आपके पास नहीं है तब भी आप रिजेक्ट होगे, अगर बात का ही बना है तब भी रिजेक्ट हो, वो आयोग के ऊपर है, वो आपको ले या ना ले, पर आप रिजेक्ट हो, आप उस चीज के लिए एलिजिबल नहीं हो। तो आप इस चीज के लिए क्रॉस क्वेश्चन मत करना कि भाई मैंने बाद में बनाया था, एक दिन पुराना था, 2 दिन पुराना था, या ये मेरा ऐसा था, मुझे ये दिक्कत हो गई थी, उन्होंने नहीं बनाया था, मेरा इसने नहीं बनाया, कोई एक्सक्यूज नहीं। वो जो एआरओ है, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर जो है, वो एआरओ चेक करता है, और क्रॉस चेक करके तब आपको उसको लिख के देना पड़ता है कि हाँ ये सारी चीजें चेक कर ली है मैंने, तो आप हाँ जुगाड़ नहीं कर सकते हो, ठीक है। एक एआरओ बैठेंगे, आरओ बैठेंगे, तो वो फाइल ऐसे मतलब अधिकारी सारे बैठे रहते हैं, तो आप जुगाड़ नहीं कर सकते हो। और हाँ, अगर आपके पास कोई फोटो कॉपी नहीं है, कुछ नहीं है, कोई चीज नहीं है, तो सारी फॉर्म नहीं निकल पाया, किस चीज का प्रिंट नहीं हो रहा है, वो हो जाएगा। लेकिन अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट अगर इनवैलिड है, या फिर वो डेट एक्सपायर हो चुकी थी और एक्सपायरी वाला आपने भर दिया था, तो तब भी आप रिजेक्ट हो, वो आयोग के ऊपर है, वो आपको ले या ना ले। नाम में है कोई एरर वैरर, वो सब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। आपको मेरी बात इंटरव्यू की पूरी समझ आ गई होगी, मैंने सारा बताया कि आप अगर हरिद्वार जाएं तो अपना रूम वगैरह देख लें, अंदर जा करके रजाई गद्दे, उसके बाद तौलिया, भैया वो तो टावल भी नहीं दे रहा था, कह रहा भैया तौलिया नहीं है हमारे पास, मतलब लूट खसोट होती है हरिद्वार में, मतलब होटलों में। तो ये चीज़ है, और भैया हल्का फुल्का खा पी करके जाना, क्योंकि हो सकता है आपको शाम तक आपका नंबर आए, ठीक है। खा लेना बिस्किट वगैरह, चाय पीन जो भी है, कैंटीन रहती है, दाल चावल मिल जाते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, पर पेन वैन जो भी है सारी चीज़ें लेके जाना प्रॉपर तरीके से, और 4 फोटोज, बाकी का अपना जो सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल, और जो सीक्वेंस मैंने बताया उस सीक्वेंस में लगा लेना। और
जो क्वेश्चन है वो टोटल टेक्निकल पूछे जाएंगे। एई वाले स्टूडेंट्स भी और जेई वाले समझ लें बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। और जो आप कर रहे हैं स्पीड पोस्ट करेंगे वो भी इसी सीक्वेंस में आपके होने चाहिए। जैसे ऑनलाइन फॉर्म जो अभी प्रिफ्रेंस वाला ऑनलाइन फॉर्म बनना है, ऑनलाइन फॉर्म जो प्रिफ्रेंस वाला वो, उसके बाद आपका जो चेकलिस्ट है वो लगाना, उसके बाद आपकी 10th की मार्कशीट, 12th की डिप्लोमा, डिप्लोमा नहीं है तो बीटेक, बीटेक नहीं है बीटेक के बाद मतलब आपका एमटेक, फिर पीएचडी, इस सीक्वेंस में। उसके बाद डोमिसाइल, फिर कास्ट, फिर ईडब्ल्यूएस, फिर उसके बाद आपका एम्प्लॉयमेंट ऑफिस रजिस्ट्रेशन नंबर, उसके बाद आधार कार्ड। इस सीक्वेंस में आपके डॉक्यूमेंट लगे होने चाहिए। उसके बाद वहाँ अपनी फाइल में आपको रख लेना खोल के, वो ऐसे ऐसे करके दिखाने पड़ते हैं, ये है। उसके बाद वो दिखता रहेगा और नंबर वगैरह सारे सर्टिफिकेट नंबर लिखे रहते हैं, उनको चेक करेगा। और सारे जो आप बनाओगे, एक पूरी जो फाइल बना के रहेगा, उस फाइल, एक फाइल में आप वो जो फोटोकॉपी वाली है उसमें सेल्फ अटेस्टेड लिख देना, उसका अपने साइन और सेल्फ अटेस्टेड और साइन कर लेना सभी में। ठीक, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही बढ़िया स्टाफ है। स्टाफ की तो भाई लाजवाब, चाय भी आएगी आपके लिए। और अगर वो बिस्किट खा रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, तो वो आपसे पूछेंगे कि बच्चों ये चाहिए। जैसे हम बैठे थे तो सर दर्द हो रहा था मेरा, मैंने कहा सर सर दर्द हो रहा है, चाय पीनी है। उन्होंने ऑफर की थी, फिर मैंने कहा सर चाय पीनी है सर, तो उन्होंने एकदम मंगवा दी, तो सभी स्टूडेंट्स ने चाय भी पी थी। तो सर दर्द है, किसी को पूछा, क्योंकि पता नहीं था कि किस टाइप से कैसा है। अब मैं यूपी का दिया है मैंने, तो मुझे यूपी का, अब यहाँ का भी मैंने दिया तो पता लग गया। बिल्कुल फ्रेंडली नेचर है वहाँ के स्टाफ का, बहुत बढ़िया स्टाफ है, मजा आ जाता है देख करके। सारे ही बहुत बढ़िया, मतलब अच्छे लोग हैं। कोई भी, सारे हेल्प करते हैं, कोई भी आपसे ऐसा नहीं कि बदतमीजी से अकड़ में ये वो, कुछ नहीं भाई। जिस रैंक के वो अधिकारी है ना, इतने पोलाइट, इतने बढ़िया मीठे लोग, एकदम मस्त, समझ रहे होगे ना। तो इस टाइप से। और अभी भी कोई क्वेश्चन रह गया है तो आप पूछ लेना, मैं रिप्लाई कर दूंगा। और यार चैनल को, अब मैंने ये 31 है आज, ये 3 महीने बाद, 3-4 महीने बाद वीडियो बना रहा हूँ, तो यार अगर नहीं सब्सक्राइब किया तो कर लेना। कोई क्वेश्चन है तो मैं रिप्लाई कर दूंगा। और जो मैं बता रहा हूँ मेन क्या है, इंटरव्यू, और इंटरव्यू में क्या पूछा जाना है, आपकी नॉलेज। भाई साहब ये मत सोचना कि नॉलेज आपकी चेक हो चुकी है, चाहे एई वाले हो आप, चाहे आप डिप्लोमा वाले हो। जेई की लिए आप इंटरव्यू दे रहे हो या एई के लिए दे रहे हो, या हो सकता है आप लोअर या अपर पीसेस किसी के लिए भी दे रहे हो, तो भाई देखो अच्छे, मतलब ये नहीं कि भाई छोटा स्टेट है इतना ज़्यादा नहीं, अंडर एस्टिमेट मत करना बिल्कुल भी। बहुत अच्छे टीचर हैं, बहुत अच्छा पैनल आता है। एक बात और बताना भूल गया भाई, पैनल कहीं का भी हो सकता है। तो ये मत सोचना कि पैनल की उत्तराखंड से पंतनगर का है, आईआईटी रुड़की का है, या एनआईटी श्रीनगर का है। भाई कुछ नहीं पता, आपका राजस्थान से भी टीचर हो सकते हैं, हरियाणा से भी हो सकते हैं, मध्य प्रदेश से भी हो सकते हैं, कहीं से भी हो सकते हैं वो पैनल। तो समझ गए होगे, नॉलेज मस्ट है। अगर आपको अपने सब्जेक्ट की नॉलेज अच्छे से है, जो भी आपकी ब्रांच है, जो भी कोर्सेज आपने पढ़े हैं, जो आपके सिलेबस में था, तो देखो आप आराम से 70-75 नंबर ले आओगे। ठीक है। मेरा इंटरव्यू इतना खास क्यों नहीं गया, मैंने अंडर एस्टिमेट करा डिप्लोमा सोच करके, और मैंने हायर एजुकेशन उसमें भर दी थी। तो अगर आपने ऐसा कुछ किया है तो भाई फिर भी मेरी मिस्टेक है कि मैं, अगर मैंने बीटेक किया तो मुझे उसके अकॉर्डिंग ही अपनी तैयारी रखनी थी। ये मेरी गलती है, मैं इसे एक्सेप्ट भी करता हूँ कि अगर मेरे नंबर कम आते हैं तो मेरी गलती है। तो कोई बात नहीं, पर आपके नंबर कम नहीं आएंगे, जो मैंने बताया है आप अच्छे से तैयारी करके जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये कोई चालाकी, कोई मतलब एक तरीके से मूर्खता मत दिखाना भाई, कि किसी को गलत मत बोलना कि भाई टीचरों ने नहीं पढ़ाया, यहाँ हमारे कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती है, हमारा कॉलेज ऐसा है, हमारे टीचर वैसे हैं, हमने ये नहीं सीखा, मैं प्राइवेट से पढ़ा हूँ, मैंने ये नहीं देखा, मैंने वो नहीं देखा। सिलेबस जो है ना, अगर उसे देख लेना मना करने से पहले, वो जो वहाँ बैठे हैं ना, वो मास्टर हैं उस लोग के, वो उन चीज़ों के, वो उनको हर एक चीज़ पता है। ठीक है, कि आप कुछ भी बोलोगे ऐसा नहीं है। तो मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। और अगर कुछ रह गया है तो आप कमेंट कर लेना, और हो सकता है इतना बड़ा वीडियो कोई दिखता तो नहीं है, अगर आप देखोगे तो ठीक है, और नहीं देखोगे तो कोई बात नहीं, बाकी हेल्प भी मिलेगी आपको, थोड़ा आपका दिल खुश हो जाएगा, मजा आएगा, फिलहाल ओवरऑल मजा आएगा आपको। बस पढ़ के जाना है यार, देखो सच्ची बता रहा हूँ आपको, जिंदगी में कुछ ऐसा लगेगा कि हाँ भाई आईएएस पीसीएस का इंटरव्यू दे रहा हूँ, सच में ऐसा फील आता है। क्योंकि जब अच्छी जगह जाते हो और अच्छा इंटरव्यू मिलता है ना, मतलब पैनल भी बढ़िया, सारी चीजें बढ़िया, प्लस आपसे बिल्कुल इज्जत से बात की जाती है, आप अधिकारी बनने आए हो, बिल्कुल बढ़िया, मतलब कुछ नहीं, मतलब एक जेई भी एक अधिकारी है, ऐसा नहीं है, छोटी मोटी नौकरी नहीं है, तो आप अधिकारी हो। आप वहां तक पहुंचे हो तो इसका मतलब आप अधिकारी हो। भले आप अभी नहीं लगे हो, लग जाओगे, तो उसके अकॉर्डिंग आप चलना, ऐसा नहीं कि हर जगह देखो सारी चीजें नहीं होती हैं। चलो वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।